मैं यहाँ एक गोल्ड माइन में हूँ, मेलबर्न से कुछ घंटे दूर, क्योंकि यहाँ ग्राउंड के नीचे 1 किलोमीटर नीचे डार्क मैटर डिटेक्ट करने वाली मशीन लगाई गई है। चलिए चलते हैं। अभी यहाँ से आधा घंटा और लगेगा, 1 किलोमीटर अंडरग्राउंड। ऐसा माना जाता है कि डार्क मैटर से यूनिवर्स का 85% हिस्सा बना हुआ है। इतने मैटर से हमारे विजिबल यूनिवर्स से 5 गुना बड़ा यूनिवर्स बनाया जा सकता है। पिछले दशक में ही डार्क मैटर को खोजने के लिए 50 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं, पर किसी को भी कुछ भी नहीं मिला, सिवाय एक के। माउंटेन इटालियन एल्प्स के ठीक नीचे एक डार्क मैटर डिटेक्टर लगा है, डैमा लिब्रा। ये लगभग 20 साल से डेटा कलेक्ट कर रहा है और हर साल इसे एक जैसा ही डेटा मिलता है। डिटेक्शंस का रेट जून तक बढ़ता है और फिर गिरकर नवंबर में सबसे कम हो जाता है। कुछ साइंटिस्ट को लगता है कि यही डार्क मैटर होने का पहला सबूत है। पर भला डार्क मैटर से हर साल एक जैसा पैटर्न क्यों बनेगा? वेल, ये है हमारी आकाशगंगा। एटलीस्ट विजिबल लाइट्स में तो ये ऐसी ही दिखती है। एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि ये चारों ओर डार्क मैटर से घिरी हुई है, एक स्पेयर की शेप में, इनविजिबल पार्टिकल्स के रैंडम मोशन से भरी हुई है। कई थियरीज कहती हैं कि डार्क मैटर किसी से भी इंटरैक्ट नहीं करता, खुद से भी बस ग्रेविटी के थ्रू ही इंटरैक्ट करता है। हमारे मुताबिक डार्क मैटर की संख्या ऑर्डिनरी मैटर से 5 गुना ज्यादा होना चाहिए। हमारा सौर मंडल 220 किलोमीटर की रफ्तार से गैलेक्सी के चक्कर लगाता है, जिसका मतलब है हम डार्क मैटर से भी इसी रेट से पास करते हैं। अब अर्थ भी 30 किलोमीटर पर सेकेंड से सन के चक्कर लगाती है, इसीलिए आधे साल हम सन के साथ डार्क मैटर के थ्रू फास्ट मूव करते हैं। वहीं अगले हाफ में हम ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से डार्क मैटर के थ्रू स्लो मूव करते हैं। तो जब हम फास्ट मूव करते हैं तो ज्यादा डार्क मैटर से इंटरैक्ट करते हैं, जैसा जून में होता है। वहीं जब स्लो मूव करते हैं तो कम डार्क मैटर से इंटरैक्ट करते हैं, जैसा नवंबर में हो। रियलिटी में जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के प्लेन से 60 डिग्री झुका हुआ है, पर आइडिया फिर भी फिट बैठता है। डैमा लिब्रा से मिले डेटा के अजीब पैटर्न का ये डार्क मैटर के थ्रू मोशन रीजन हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ऐसा ना हो। ये मे बी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल के मॉइस्चर, माउंटेन्स के स्नो, इटली में टूरिस्ट के नंबर से भी हो सकता है। ये सारी चीजें एनुअली वैसे ही फ्लक्चुएट करती हैं। इसीलिए ये बिल्कुल ऐसा ही एक और डिटेक्टर साउथर्न हेमिस्फेयर में मेलबर्न से 1 किलोमीटर दूर इस गोल्ड माइन में लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मौसम उल्टे हैं, पर डार्क मैटर के थ्रू मोशन बिल्कुल सेम ही होगा। और अगर इस बार भी सेम पैटर्न मिलते हैं तो ये डार्क मैटर होने का ठोस सबूत हो सकता है। डामा लिब्रा के साथ दिक्कत यह है कि इसके जैसे कई और एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं, जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकला था। इसलिए लोग इसे लेके संतुष्ट नहीं है कि ये डार्क मैटर को ही पॉइंट कर रहा है। तो हाँ, हमें ठीक से नहीं पता, और इसी में तो मजा है, क्योंकि यही साइंस है। पर हमें ऐसा क्यों लगता है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है? 1923 स्विस एस्ट्रोनॉमर्स फ्रिजी स्विकी कॉमा क्लस्टर 1000 गैलेक्सीज के समूह का अध्ययन कर रहे थे। ये सारी गैलेक्सीज ग्रेविटी की वजह से पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अराउंड ऑर्बिट कर रही थीं। स्विकी ने इन गैलेक्सीज की ऑर्बिटल स्पीड निकाली, जो कि देखा जाए तो अनुमान से कुछ ज्यादा ही थी। लग रहा था बहुत सारा मैटर वहां पर है, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने इनविजिबल मैटर होने का आइडिया दिया, जिसे इन्होंने डंकल मैटरी कहा। यही डार्क मैटर का ओरिजिन है। किसी ने इनकी बात सीरियसली नहीं ली, पर 40 साल बाद डार्क मैटर और लोगों को मिलने लगा। वेरा रूबिन और केंट फोर्ड एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स का मोशन ऑब्जर्व कर रहे थे। उनका मानना था कि जितना दूर आप सेंटर से होंगे, उतना ही आपकी स्पीड कम हो जाएगी, पर ऐसा उन्हें मिला नहीं। गैलेक्सी के आउटस्कर्ट्स पर भी स्पीड लगभग सेम ही थी, भले ही हम सेंटर से दूर जाते जाएं। वहां जरूर एडिशनल मैटर था, जिसके बिना तो ये स्पेस में धकेल दिए जाते। हर गैलेक्सी में ऐसा ही मिला।
रेडियो टेलीस्कोप की मदद से एल्बर्ट बोस्मा और कई और साइंटिस्ट को सेंटर से बाहर भी हाइड्रोजन गैस मिली और उसकी रफ्तार सेम थी। इस ना दिखाई देने वाले मैटर के प्रेजेंस को सॉल्व किया जा सकता है, जो कि है डार्क मैटर, जो इन गैलेक्सी को एक साथ बनाए रखता है। मान लीजिए कि ये एक स्टार है और इसमें गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद पूरा मास है जो इस स्टार को अपनी ओर खींचता है। स्टार एक फिक्स्ड पाथ पर इसे ऑर्बिट कर सकता है अगर उसका सेंट्रिपिटल फोर्स गैलेक्सी में मौजूद हर ऑब्जेक्ट के मास से लगने वाली ग्रेविटी से ज्यादा है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि 1 मीटर की दूरी पर इसकी रफ्तार ये होगी। ये ठीक है, पर क्या होगा अगर हम इसमें डार्क मैटर ऐड कर दें? ये वाटर बॉटल वो मास है जिसे हम नहीं देख सकते। अब ये एक्स्ट्रा मास स्टार को अपनी ओर खींचता है। मतलब ये है कि अब सेम ऑर्बिट में ही रफ्तार तेज होगी। एक्चुअली में ना उसे होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्बिट को मेंटेन करने के लिए। ये उसे एक्सप्लेन करती है। यही ऑब्जर्वेशन में मिलता है। स्टार्स की स्पीड को देखकर साइंटिस्ट ने बताया कि गैलेक्सी का 85% मैटर बना हुआ है डार्क मैटर से। पर डार्क मैटर के बिना भी हम इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस हमें अपनी ग्रेविटी की थियरी को मॉडिफाई करना होगा। वैसे इस बात का क्या सबूत है कि डार्क मैटर वाला कॉन्सेप्ट गलत है और हमें ग्रेविटी की थियरी को इंप्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए? या तो आप ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स में कुछ है जो हमसे मिस हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि जो दिख रहा है वही सच है, बस हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्सप्लेन करने के लिए हमें अपनी फिजिक्स की थ्योरीज को मॉडिफाई करनी होगी। जब आप गैलेक्सीज की सरहदों पर देखें तो वहां सेंट्रिपिटल फोर्स ज्यादा होता है और डार्क मैटर कहता है कि ये मेरी ग्रेविटी की वजह से है। वहीं मेरे जैसे लोग ये कहेंगे कि नहीं, ये सेंट्रिपिटल फोर्स है, ये बस अपने पीक पर है, यहाँ से लो नहीं जा सकता, इसे अलाउ नहीं है, यहाँ कोई एडिशनल फोर्स नहीं है। डार्क मैटर कोई एडिशनल फोर्स नहीं लगा रहा है, बस यहाँ पर एक लिमिट है, एक्सीलरेशन उससे नीचे नहीं जा सकता। हाँ, लोगों को डार्क मैटर होने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। उनका मानना है हाँ हो सकता है, क्योंकि हम कुछ चीजों को नहीं देख सकते, इसीलिए उनको ऐसा कहना ठीक लगता है। और इसके और भी सबूत हैं। ये है बुलेट क्लस्टर, जहां 2 गैलेक्सीज के 2 क्लस्टर्स कोलाइड किए थे। इन गैलेक्सीज का ज्यादातर मैटर अब इंटरस्टेलर स्पेस में है। जब ये कोलाइड की थी तो इंटरस्टेलर गैस कोलाइड की हीटअप हुई और ठंडी पड़ गई। तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि कोलिजन के बाद इसका पूरा मास सेंटर में होना चाहिए जहां गैस है। पर आप ग्रेविटेशनल लेंसिंग का यूज करें तो जिस तरह से ग्रेविटी लाइट को मोड़ती है, तो आपको सही पता चलेगा कि सारा मास कहां पर है। वो मिडिल में नहीं, एंड पर है। देखिए, इसे आप ऐसे समझिए, जब 2 गैलेक्सीज कोलाइड की तो दोनों गैसेस एक दूसरे से टकरा गईं, पर डार्क मैटर पास कर गया। इसीलिए ऐसी ग्रेविटेशनल लेंसिंग और ऐसा ऑर्डिनरी मैटर का प्रेजेंस मिला। डार्क मैटर के और एविडेंस सबसे ओल्डेस्ट लाइट से मिलते हैं। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद से लाइट बिना रोक टोक चली जा रही है, जिससे हमें यह मिलता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, यानी CMB। इसमें रेड स्पॉट्स बनते हैं कि अर्ली यूनिवर्स काफी हॉट था। ब्लू स्पॉट ठंडे एरिया को दर्शाते हैं। पर इन टेम्परेचर्स में डिफरेंस काफी कम, यानी कि बस 0.01% ही था। आप इसे एक ग्राफ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। इन रीजन्स के डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग आप इन्हें प्लॉट कर सकते हैं। जो रीजन सबसे ज्यादा कॉमन है उससे पीक बनता है, पर और रीजन्स भी एक छोटे छोटे पीक्स बनाते हैं जिनमें एक डिक्रीजिंग ग्राफ दिखता है। इन पीक्स की हाइट पर डिपेंड करता है कि यूनिवर्स में कितना डार्क मैटर है। यूनिवर्स में डार्क मैटर के बिना ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। पर होता क्या है कि जैसे ही वो बढ़ता है, इवन नंबर के पीक्स का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। CMB के डेटा को मैच करने के लिए हमें 5 टाइम्स ज्यादा डार्क मैटर इसमें ऐड करना होगा। ये डेटा उस अमाउंट से भी मैच करता है जो गैलेक्सीज में स्टार्स के और क्लस्टर्स में गैलेक्सीज के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए। सो डार्क मैटर हाइपोथेसिस एक सिंपल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि पार्टिकल है जो ग्रेविटी के अलावा किसी से भी इंटरैक्ट नहीं करता।
पर यह पार्टिकल आखिर है क्या? क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं जानते, इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि ये हो सकता है। तो अब हमें सबकी एग्जिस्टेंस चेक करनी होगी। पार्टिकल कैसा है इस पर ढूंढने का तरीका डिपेंड करता है। डेमा लिब्रा और गोल्ड माइन में मौजूद डिटेक्टर्स विम्स को ढूंढ रहे हैं, वीकली इंटरैक्टिव मासिव पार्टिकल्स। अनुमान है कि इनका मास जो है वो एक प्रोटॉन के जितना है और ये मैटर से लगभग ना के बराबर इंटरैक्ट करते हैं। डिटेक्टर के हीट में 7-7 किलो के प्योर सोडियम आयोडाइड के क्रिस्टल्स हैं। इसमें सोडियम आयोडाइड भरा हुआ है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि ये इतना साफ दिखेगा। आइडिया ये है कि कभी कभी बहुत रेयरली डार्क मैटर पार्टिकल इन न्यूक्लियस को हिट करेगा और अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर देगा। इससे लाइट की एक फ्लैश जलेगी जिसे साइंटिलेशन कहते हैं, जिसे बहुत सेंसिटिव मल्टीप्लायर ट्यूब से डिटेक्ट कर लिया जाएगा, जिन्हें क्रिस्टल्स के नीचे और ऊपर लगाया गया है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। सबसे प्योर सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल में भी कुछ रेडियो एक्टिव पोटेशियम मिल ही जाते हैं, और जब पोटेशियम एटम डीके होता है तो इलेक्ट्रॉन और गामा रेज एमिट करता है, और इलेक्ट्रॉन्स भी डार्क मैटर की तरह साइंटिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा ना हो इसलिए सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल्स को 12 टन लीनियर एल्कल बेंजीन के टैंक्स में डुबोया जाता है। ये एक लिक्विड सिंटिलेटर है जो गामा रेज के प्रेजेंस में सिंटिलेशन शो करता है, जिसे ट्यूब में मौजूद फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो अगर क्रिस्टल और टैंक में एक साथ साइंटिलेशन होता है तो ये पोटेशियम डीके से हुआ है। डार्क मैटर का इसमें कोई हाथ नहीं हो सकता। पर अभी एक और प्रॉब्लम है, कॉस्मिक रेज। सन और बाकी स्टार से आने वाली एनर्जेटिक रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट कर म्यूऑन क्रिएट करती हैं, हैवी इलेक्ट्रॉन्स जो लाइट की स्पीड से अर्थ पर आकर गिरते हैं, और ये भी क्रिस्टल्स में लाइट के फ्लैशेस क्रिएट कर सकते हैं। ये एक म्यूऑन डिटेक्टर है। इसमें ये 3 प्लास्टिक प्लेट्स किसी स्टील मटेरियल से सेपरेटेड है। अब देखिए क्या है ना कि अगर तीनों में एक साथ लाइट जलती है, मतलब म्यूऑन इससे पास किया है। तो पहले हम इसे रीसेट करते हैं, उसके बाद हमें दिखेगा। तभी ये दोबारा काउंट करना शुरू करेगा। यही वजह है कि सेंसिटिव पार्टिकल डिटेक्टर्स को बहुत अंडरग्राउंड लगाया जाता है। अब यहां 1 किलोमीटर नीचे वही म्यूऑन डिटेक्टर है। ये 15 मिनट से चालू है और अभी तक इसे एक भी म्यूऑन नहीं मिला। हमें इसे कई घंटों तक यहाँ रखना पड़ेगा अगर हमें एक म्यूऑन को डिटेक्ट करना है। हम यहाँ सरफेस से मिलियन टाइम्स कम म्यूऑन एक्सपेक्ट करते हैं, और क्योंकि हमें सरफेस पर कभी मिलियंस नहीं मिलते तो यहाँ एक भी नहीं मिलेगा। और यही असली रीजन है जिसकी वजह से डिटेक्टर इतने अंडरग्राउंड लगाए जाते हैं। आप उस नॉइस को हटाना चाहते हैं जो आपके एक्सपेरिमेंट्स पर असर डाल सकते हैं, पर ये शील्डिंग्स काफी नहीं है। इस डिटेक्टर के ठीक ऊपर माउंट डिटेक्टर्स लगाए गए हैं, तो अगर माउंट डिटेक्शन के टाइम ही साइंटिलेशन होता है तो उसे काउंट नहीं किया जाता। पर अंडरग्राउंड होने के भी कुछ नुकसान हैं। माइंस की इन दीवालों में यूरेनियम और थोरियम के ट्रेसेस मिलते हैं जो डीके हो जाते हैं रेडॉन गैस में। यहाँ पर हर तरह की चीजें मौजूद है, क्योंकि ये जरूरी भी है इस डिटेक्टर के एनवायरनमेंट को रेडॉन लेवल से आइसोलेट रखने के लिए। इससे बचने के लिए इन दीवालों को स्पेशल पेंट से रंगा गया है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अब्सॉर्ब कर लेती हैं। इन क्रिस्टल को कंटिन्यूअस फ्लो करती हुई नाइट्रोजन गैस से कवर किया गया है, और इस पूरे डिटेक्टर्स को 120 टन प्लास्टिक और स्टील से शील्ड किया गया है। और देखो ये चैम्बर कितना ज्यादा बड़ा है। इस एक्सपेरिमेंट में अभी कुछ चल रहा है। ये प्रूव कर सकता है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर हमें कुछ नहीं मिलता है तो ये डामा लिब्रा का अंत होगा, पर अगर मिल जाता है तो हम बहुत खुश होंगे। ये आइडिया फैसिनेटिंग लगता है कि 80% यूनिवर्स का हिस्सा ऐसा है जिसे हम देख नहीं सकते। हो सकता है कि सिर्फ एक पार्टिकल ना हो सकता है कि डार्क मैटर की पूरी फैमिली हो, हर चीज डार्क मैटर से बनी हुई हो, ये भी हो सकता है। क्या पता ये सब कुछ हमसे भी ज्यादा पेचीदा हो। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो। आपको क्या लगता है, डार्क मैटर ऑर्डिनरी मैटर से इंटरेक्ट करता है?
आपको लगता है डार्क मैटर ऑर्डिनरी मैटर से इंटरेक्ट करता है। अगर हम ऐसे मैटर को ढूंढना चाहते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि वो कुछ हद तक तो इंटरेक्ट करता होगा, जिससे हम कुछ एक्सपेरिमेंट रन कर पाए। अगर गॉड मुझे फिजिक्स की एक बुक दे जिसमें सब कुछ हो, जिसमें 2 सेक्शन हो, सेक्शन ए सेक्शन बी, एक डार्क मैटर और एक लुमिनस मैटर के लिए, और ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, तो मैं इसे रेस्पेक्ट करूंगा। पर साइंस में हमें ये सोचना पड़ता है कि हो सकता है इसका जवाब ना हो, भले हमें ना मिले पर हमने ट्राई तो किया ना।